नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट BEE सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम तक पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग इसके आगे का लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है या धारा परिवर्तन होता है, तो कुंडली के उस गुण को जो अपने अंदर फ्लक्स परिवर्तन या धारा परिवर्तन का विरोध करता है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई कुंडली है। कुंडली सबसे पहले समझ लीजिए कि कुंडली क्या होती है। जब किसी तांबे के तार को हेलिकल शेप में, हेलिकल मीन्स दिखा देता हूँ मैं आपको किस टाइप का होता है। देखिए, इस टाइप का बहुत से बर्तन देकर इस संरचना में बना लिया जाता है, तो इसको कॉइल बोलते हैं। तो जब इस कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है या करंट में परिवर्तन होता है, तो इसका एक नेचर होता है कि यह अपने अंदर जो है फ्लक्स परिवर्तन और धारा परिवर्तन का अपोज करता है। इसी के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टेंस जो है दो टाइप का होता है, एक स्वप्रेरकत्व होता है, एक अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। स्वप्रेरकत्व जो होता है केवल अपने अंदर होता है, जैसे एक ही कुंडली है उसी के अंदर करंट परिवर्तन या फिर फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है। और अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए दो कुंडलियाँ होनी चाहिए और दोनों पास पास रखी हों, तो पहली कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा उसका अपोज दूसरी कुंडली करेगी। तो स्वप्रेरकत्व को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। स्वप्रेरकत्व को जो है हम लोग LCD नोट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व गुण का मापन कुंडली के स्वप्रेरकत्व गुणांक L से की जाती है। देखिए, स्वप्रेरकत्व कुंडली का एक नेचर या गुण होता है और स्वप्रेरकत्व गुणांक एक उसकी मात्रा होती है, जिससे स्वप्रेरकत्व के गुण को नापा जाता है या उससे पता की जाती है कि इस कुंडली का प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व कितना है। अब स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्वप्रेरकत्व गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब उन कुंडलियों में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उसी थ्योरम का यूज करके यहाँ पर स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब उन कुंडलियों में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, अर्थात E बराबर -L/dI/dt। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया है ये बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि लेंज के नियम के कारण यहाँ पर माइनस आता है। तो देखिए, इस मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा हुआ इसका मिलान इससे थोड़ा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्वप्रेरकत्व गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर होता है जब जो है उन कुंडलियों में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। धारा परिवर्तन की दर क्या है, यही dI/dt है। जब dI/dt का मान 1 रखेंगे तो E बराबर -L हो जाएगा, अर्थात ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस चिन्ह लेंज के नियम से आता है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पर स्वप्रेरकत्व गुणांक को थोड़ा सा और से अलग से समझाने की कोशिश किया गया है।
या इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स फाई उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, जब कोई कुंडली है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक कुंडली दी हुई है, इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यानी फ्लक्स जो उत्पन्न होगा, इसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होता है, अर्थात फ्लक्स जो है धारा के समानुपाती होता है। इससे हम लोग स्वप्रेरकत्व गुणांक को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो फ्लक्स क्या होता है, धारा के प्रोपोर्शनल होता है किसी कुंडली में। यदि कुंडली में एक टर्न है तो तब के लिए ये सीन है। यदि कुंडली में n टर्न होगा तो n फाई फ्लक्स उत्पन्न होता है। n फाई पीछे मैं बता चुका हूँ, n फाई प्रोपोर्शनल टू i। ठीक, अब यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर l लिखा जाता है, जिसे उस कुंडली का जिसमें जो है फ्लक्स को परिवर्तित किया जा रहा है या फ्लक्स उत्पन्न कराया जा रहा है धारा को प्रवाहित करके, उस कुंडली का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व। तो L बराबर हो जाएगा n फाई बाई आई। L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर L का मात्रक निकाल लेते हैं। L का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर या फिर हेनरी। यह होता है हमारा स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व की मात्रक। इसके बाद अगला टॉपिक है परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक। परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक, तो सबसे पहले स्वप्रेरकत्व गुणांक परिनालिका के लिए जानने से पहले हम लोग परिनालिका क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो परिनालिका एक ऐसी संरचना होती है जिसमें मोटे कागज के गत्ते को चित्र के अनुसार एक बेलनाकार संरचना में बनाकर इस पर तांबे के तार के अधिक वर्तन कर देने से परिनालिका तथा धारावाही परिनालिका बनती है। अभी हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए। किसी L लंबाई तथा A क्रॉस सेक्शन एरिया वाले धारावाही परिनालिका पर यदि n फेरे लिपटें हों तो धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल हेनरी होता है। जहाँ म्यू नॉट ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ये सापेक्ष चुंबकशीलता है। एन स्क्वायर क्या है, ये n जो है वर्तनों की संख्या है, ए क्या है परिनालिका का क्रॉस सेक्शन एरिया और एल क्या है परिनालिका की लंबाई। देखिए परिनालिका को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसी कागज़ को ले लेते हैं। कागज़ को ये सिलेंडर के आकार का कुछ इस तरीके का मोड़ लेते हैं और इसमें जो है तांबे की तार का बहुत सारे टर्न्स या फिर बोल सकते हैं फेरे लपेट दिया करते हैं इस तरीके से। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होंगी जब हमारा जो है करंट इसमें फ्लो करेगा। ये N हो गया, ये S हो गया। तो यही क्या होती है हमारी परिनालिका होती है। इसको आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A, ये टोटल लंबाई हो गई L और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N। तो ये L बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल इसका जो है स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है। इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये टर्न्स, देखिए ये एयर कोर है, इसके अंदर केवल वायु है, यहाँ पर कागज़ का कोई यूज नहीं किया गया है। देखिए इसमें कागज़ का यूज तो किया गया है लेकिन इसमें हम लोग इसके अंदर लोहा या कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं, इससे इसका फ्लक्स घनत्व परिवर्तित हो जाता है। फिलहाल अभी आप लोग एयर कोर वाले जो है परिनालिका को समझ लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक।
तो देखिए दोस्तों, पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है, इसमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। ये जैसे स्वप्रेरकत्व गुणांक में क्या होता था, केवल अकेली कुंडली होती थी, लेकिन जब भी पारस्परिक प्रेरकत्व की घटना होगी उसमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होगी, तब जाके इसमें पारस्परिक प्रेरकत्व की घटना संपन्न होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक को भी निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है, दो कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक m, इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक, पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये हो गया थ्योरी। यहाँ दो पास रखी हुई कुंडलियाँ, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है। ठीक, इसमें अगर धारा परिवर्तन की दर, इसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक होगी तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो इन कुंडलियों के बीच जो है, जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा और म्यूचुअल या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर -m di/dt। जब यहाँ di/dt का मान 1 रखेंगे तो E और -m बराबर हो जाएंगे। यही ऊपर में बताया गया है इस थ्योरी में। ठीक, इस तरीके से जो है E बराबर -m हो जाता है। यही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक। और जिस तरीके से स्वप्रेरकत्व गुणांक को दो तरीके से समझे थे, वैसे ही यहाँ पर पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक को भी हम लोग दो तरीके से समझेंगे। दूसरा तरीका क्या है, द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स प्रथम कुंडली में धारा के समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पर देखिए, द्वितीय कुंडली में जो इसमें इसका फ्लक्स इससे जो लिंक करेगा, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसके समानुपाती होगी। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है। तो φ1/2 यानी पहले के कारण दूसरे में फ्लक्स पहले में धारा के समानुपाती होता है। फिर इसको जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ m आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक। अब इसको फिर से, अगर हमारे पास n टर्न हो या फिर n2 टर्न हो, दूसरी वाली कुंडली में n2 टर्न हो, तो फ्लक्स उसमें कितना प्रोड्यूस होगा, mi1 बराबर n2 फाई। ये टर्म क्या है, दूसरी वाले कुंडली के लेंगे तो इससे m बराबर निकल जाएगा n2 फाइट 1/2 अपॉन i1, या इसी को किसी बुक में लिखा रहता है कि m बराबर n2 फाई 1 अपॉन i1। अर्थात दूसरी में जो दूसरी में फ्लक्स होगा n2 फाई 1 अपॉन i1। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, यही है जैसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकाले थे वहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर दो कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वहाँ पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर होता है μ0 n² A/L। उसमें केवल एक ही कुंडली होती थी, और यहाँ पर जो है अन्योन्य प्रेरकत्व को निकालेंगे तो इसमें दो कुंडली होना जरूरी है। तो यदि दो कुंडलियाँ अत्यंत पास रखी हों तथा उनमें फेरे क्रमशः n1 और n2 हों और उन दोनों की उनकी क्रॉस सेक्शन एरिया A हो और प्रत्येक की लंबाई L हो, तो दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, ये देख सकते हैं यहाँ पर n1 टर्न है, यहाँ पर n2, बाकी सब पैरामीटर समान हैं, तो इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका मान m बराबर n1 n2 a μ0 μr अपॉन L हेनरी होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कुंडलियों का संयोजन और उनका तुल्य प्रेरकत्व। देखिए दोस्तों, कुंडलियों का संयोजन और उनका तुल्य प्रेरकत्व, कुंडलियों को दो तरीके से संयोजित किया जाता है। पहला क्या होता है, कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ देख सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में जो है
जो पहला चैप्टर्स था उसमें दूसरे चैप्टर्स में वहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस के संयोजन को देखे हैं, इसके बाद बैटरी के भी संयोजन को देखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इंडक्टर या कुंडलियों के संयोजन को देख रहे हैं। ये भी दो तरीके से संयोजित की जाती हैं, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए पहला देखते हैं कुंडलियों के का श्रेणी क्रम संयोजन। कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन भी दो भागों में बांटा गया है। प्रथम स्थिति में क्या है, जब दोनों कुंडलियों में फ्लक्स योगात्मक हो, अर्थात उसमें धारा की दिशा समान हो। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो कुंडलियाँ हैं, माना दो कुंडलियाँ जिनके प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, चित्र के अनुसार जुड़े हैं। यदि अभी चित्र दिखाऊंगा मैं पीछे, यदि इनके बीच अन्योन प्रेरकत्व गुणांक m हो तो इनका स्वप्रेरकत्व गुणांक L1 L2 है और उनके बीच अन्योन प्रेरकत्व गुणांक m हो, तो तुल्य जो है इनका प्रेरकत्व कितना होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए ये रहा फिगर। यदि इनमें धारा की दिशा सेम हो, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें धारा इधर से प्रवेश कर रही है और इसमें भी यही इसी साइड से प्रवेश कर रही है। तो यदि इनमें धारा की दिशा सेम होगी तो इनका तुल्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, तो इनका तुल्य प्रेरकत्व L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। यदि धारा की दिशा समान हो, यदि यहीं पर दूसरी स्थिति आती है, यदि धारा की दिशा दोनों में एक दूसरे से अलग या विपरीत हो, तो दूसरी स्थिति को यहाँ पर हम लोग नीचे दिखाया है, इसको समझ लीजिए। देखिए पहली कुंडली में इधर लेफ्ट से राइट की तरफ करंट जा रही है, लेकिन दूसरी कुंडली में क्या है, राइट से, ये फिगर थोड़ा, इसमें क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ करंट आ रही है। तो यानी इसमें दोनों में क्या है, धारा की दिशा अलग अलग है। तो ये कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन का दूसरी स्थिति है। इसमें क्या होता है, तुल्य प्रेरकत्व जो है घट जाता है, और घटेगा कौन सा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट होगा वो घट जाता है। देखिए यहाँ पर L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाता है हेनरी में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।